नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज बताएंगे बाजार में मौजूदा तेजी का कैसे उठाएं फायदा, कहां है निवेश के मौके, म्यूचुअल फंड में क्या रहे निवेशक की स्ट्रैटेजी, नए निवेशक और मौजूदा निवेशक कहां करें निवेश, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। हेमंत जी और साथ ही मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और एक ऐसे पल के गवाह बने तमाम निवेशक जिन्होंने निफ्टी, बाजार, सेंसेक्स, हर बाजार का हर एक जो आयाम है, नया आयाम छुआ है बाजार ने। और ये काफी अच्छा टाइम है निवेशकों के लिए इस पल का गवाह बनने का। इसलिए जानना और समझना जरूरी है कि जब लाइफ टाइम हाई पर बाजार होते हैं तो निवेशक की स्ट्रैटेजी ऐसे वक्त में होनी क्या चाहिए। हेमंत जी, जो हमने एक कीर्तिमान स्थापित होते हुए देखे हैं बाजार में, यही आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इस पूरे डेवलपमेंट को देखे बाजार के, कैसे इस तेजी को समझें। देखिए स्वाति, किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जब आप देखते हैं कि मार्केट एकदम पीक पे है और नए हाइट्स पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक फील गुड फैक्टर आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है किसी भी सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि आप ऐसे जो जो जब आप इस लेवल पे मार्केट को देखते हैं तो उसको एक ऐसा इवेंट देखें कि जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में शायद आपको काफी बार देखने को मिलेगा। हमने पहले भी देखा है, आज भी हम देख रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से भी आगे जाएगा। तो और दूसरी बात, एज एन इन्वेस्टर हम मार्केट में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं, हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। हाँ, ये बात सही है कि जब हम कहते हैं ना कि वो डिजी हाइट्स पे जब मार्केट पहुंचती है, तो कभी कभी एक थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग सी आती है, एक्साइटमेंट भी होती है एज एन इन्वेस्टर आपको, और कहीं कहीं ये डर भी लगता है कि क्या मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करेगी या नीचे जाएगी। बट उसको देखने के लिए किसी भी निवेशक को, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, स्पेशली अगर आप मान लीजिए एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि, और आपके पास समय है आगे, तो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आप इन्वेस्ट करते आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी। और मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जो है बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी आगे भी, इससे ऊपर भी मार्केट जाएगा। तो आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, आपका जो फोकस है वो आपके गोल के ऊपर होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास लॉन्ग टर्म समय है। बट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा भी समय है अभी, क्योंकि जैसा लग रहा है कि जिस तरीके के जो साइंस हैं कि मार्केट यहाँ से भी अच्छा होगा, पर जैसा मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि आपका पोर्टफोलियो हेवीली बायस्ड है लार्ज कैप के लिए, तो शायद मुझे लगता है उन निवेशकों के लिए थोड़ा सा एक्शन का समय है कि थोड़ा सा एलोकेशन जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ाएं या फिर मल्टी कैप में बढ़ाएं। मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है कि इस समय पे अगर आपका बायस ज्यादा है लार्ज कैप पे, तो उसको थोड़ा सा ठीक करें। वो चीजें इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं करनी है। कभी कभी टेम्पटेशन होता है कि चलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म का समय है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है तो ये डाल सोच के कि चलिए इसका फायदा उठाते हैं, तो वो पैसा भी मत लगाइए। तो ये दो चीजों को अवॉइड कीजिए, और जैसा मैंने कहा कि इसको एक ऐसा इवेंट देखिए जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आप कई बार देखेंगे। तो ये हमने समझा बाजार एट लाइफ हाई। और मोहित, इसके बाद अब क्या, जब बाजार एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो उसके बाद निवेशकों को लगता है कि क्या कोई करेक्शन भी आ सकता है, तो कहीं उन्हें नुकसान ना हो। ये बार सिक्लिकल नेचर होता है, बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। लेकिन अब निवेशकों को कैसे लेना चाहिए, इस पूरी स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाजार इतने हाई हैं। कई लोगों के, निवेशकों के जो एसेट एलोकेशन होगा वो भी बिगड़ गया होगा, तो ऐसे में रीबैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जी स्वाति, तो स्वाति देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि बाजार में जो ईद है वो एक दिन पहले ही आ गई, और आज एक जश्न सा माहौल था, बिकॉज बाजार ने नया हाई बनाया और काफी टाइम बाद नया हाई बनाया है। अगर आप देखें कि अक्टूबर 2021 में मार्केट कुछ 18,600 का मार्केट ने एक नया हाई बनाया था, और दिसंबर 2022 में मार्केट ने कुछ 18,800 का फिर से एक नया हाई बनाया था। और
अब 6 महीने बाद जाकर मार्केट ने एक नया हाई बनाया है। अगर आप देखें कि 1.5 साल की इस जर्नी में अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक मार्केट वो 18,600 से 18,900 के रेंज में ही रहा है। और एक तरह से अगर देखा जाए इस पूरे इवेंट को या पिछले 2 साल को, तो मार्केट में इतना बड़ा वैल्यू करेक्शन नहीं आया है स्वाति, बट मार्केट में टाइम करेक्शन आ चुका है कि 1.5 साल 2 साल से मार्केट उसी लेवल पर है। एक जो ब्रॉडर इंडेक्स होता है वो अंदर हालांकि बहुत रोटेशन हुआ है, सेक्टर्स बदले हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत उछाल आया है पिछले 4 महीनों में। तो मुझे लगता है कि जैसा हेमंत जी ने बोला कि मार्केट में ऐसे और भी बहुत आयाम आएंगे, बहुत ऐसे मौके आएंगे जब मार्केट एक नया हाई छुएगा। और जैसा कि कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो यहाँ पर जरूरत है निवेशकों को कि वो आगे का सोचे। मार्केट का ये जो हाई है वो आता रहेगा, चलता रहेगा, उठापटक, मार्केट की वोलेटिलिटी ये मार्केट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर जो एसेट एलोकेशन की आपने बात कही है, जो भी निवेशक अपने एसेट एलोकेशन पर बरकरार हैं, चाहे वो 50 इक्विटी 50 डेट का एसेट एलोकेशन चला रहे थे और उसके तहत उनका इक्विटी एलोकेशन बढ़ चुका है मार्केट की इस रफ्तार से, तो उनको चाहिए कि वो उसे रीबैलेंस करे, वापस ठीक करे और अपने एसेट एलोकेशन पर बने रहे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता है। एक रेगुलर तरीके से जो निवेश चल रहा है उसे चलाते रहने की आवश्यकता है। और आवश्यकता ये है कि आप एक नया गार्ड लें, जैसे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, अगर आपने 50 रन बना लिए हैं तो एक नया गार्ड लीजिए और वापस अपनी पारी को शुरू करिए। अभी आपको आगे बहुत जाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप हिटिंग शुरू कर दें या आप अंधाधुंध खेलना शुरू कर दें और कुछ भी लेना शुरू कर दें। थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। और यहाँ से आपको एक थोड़ी सी नई दिशा, आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को वापस एक बार एसेट एलोकेशन में ढालकर फिर से एक पूरी तरह से आप उसे रीबैलेंस कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये रही बात बाजार एट लाइफ हाई और क्या करें निवेशक ऐसे बाजार में। इनफैक्ट जब हम पिछले कुछ समय से बाजार को हमने स्टडी भी किया है हेमंत जी, तो हमने देखा है बाजार में ही स्पेशली जो अलग अलग कैटेगरीज रही हैं, लार्ज मिड और स्मॉल कैप की यहाँ पर ज्यादा हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में हमने काफी ज्यादा निवेश आता देखा है लार्ज कैप के मुकाबले। एम्फी का भी डेटा है जो कि कहता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लोगों का भरोसा बढ़ा है, लार्ज कैप में निवेश घटा है। क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है हेमंत जी इसके पीछे? इस अभी इसके 2-3 कारण हैं। जैसे मोहित ने कहा कि पिछले 15-16 महीने में मार्केट अगर हम देखें तो वो उसी रेंज में है। सेक्टर्स में, डिफरेंट सेगमेंट में एक्शन डेफिनेटली देखने को मिला। ये जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से कि जो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में आ रहा है, उसके 2 कारण हैं। एक तो अभी किसी भी आप नॉर्मल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखिए तो आपको दिखेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो कहीं न कहीं लार्ज कैप के लिए बायस होता है, क्योंकि ऐसा समय था पहले। हालाँकि अगर आप 2021 में जाएँ, तो हमने देखा था कि उस साल में मिड कैप, स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट लार्ज कैप के भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद से ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो जहाँ-जहाँ पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनका ऑलरेडी एक्सपोज़र लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे क्योंकि थोड़ा-सा वैल्यूएशंस का भी इश्यू था, तो उस कारण से कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर आया। इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि जब हम स्पेशली मिड कैप की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज़ की जो 101 से लेके 250 कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो ये एक जो यूनिवर्स है मिड कैप्स का, ये काफ़ी क्वालिटी कंपनीज़ हैं और इनमें लिक्विडिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे रिटर्न दिए हैं। और स्मॉल कैप में भी देखें तो बड़ा यूनिवर्स है। और क्या होता है कि अब हम क्या देख रहे हैं आगे जाके, कि हमारे यहाँ पे जैसे बात हो रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगले 2 साल 3 साल तक शायद इट्स गोइंग टू बी लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उसके बाद हमारे देश में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में काफ़ी कुछ कंट्रोल आया है। हम बात कर रहे हैं या 2-3 क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे हैं। तो ये जो इमर्जिंग सिनेरियो है, जो हमें साइंस दिख रहे हैं, ऐसे में जो मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है हिस्टोरिकली, और आई एम श्योर आगे भी रहेगी। तो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक उनके पोर्टफोलियो में स्कोप है, तो हम रीबैलेंसिंग की बात करते हैं, तो रीबैलेंसिंग सिर्फ एसेट एलोकेशन में ही नहीं करना पड़ता। आपको जो एक्सपोज़र है डिफरेंट सेगमेंट्स का मार्केट में, वहाँ पे भी आपको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। आई थिंक मुझे लगता है कुछ हद तक वो रीबैलेंसिंग हो रही है। जो निवेशक नए आ रहे हैं, जो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये 2 सेगमेंट में थोड़ा-सा हमें एक्सपोज़र ज़्यादा लेना चाहिए, और पोटेंशियल है भी। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी हेवी बायस है लार्ज कैप का, तो उसको थोड़ा-सा ट्रिम करके आप इन 2 सेगमेंट में एक्सपोज़र बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक
ये कारण है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आगे जाके इन दोनों सेगमेंट की पोटेंशियल जो है वो अच्छा है और काफी बड़ा यूनिवर्स है। स्पेशली अगर हम मिड कैप की बात करें, बहुत ही क्वालिटी कंपनीज है और लिक्विडिटी भी कहीं ज्यादा है। आई थिंक ये कुछ कारण है कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेक्टर की तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है। मोहित, क्या ये जो लार्ज कैप कैटेगरी के जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसा लगता है क्या शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप? ऐसा लग रहा है जो हम लार्ज कैप में एक कम रुझान निवेशकों का देख रहे हैं, और जैसा कि रीजंस और वजहें भी बताई हेमंत जी ने कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं वहां पर क्यों एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, एक आकर्षण निवेशकों के प्रति देखने को मिल रहा है। तो क्या ये शिफ्टिंग है टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप इन्वेस्टर्स की? स्वाति, कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा रुझान जो है निवेशकों का मिड और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि भारतीय निवेशक जो है वो बहुत हद तक मैच्योर हो चुका है, काफी हद तक उसे मार्केट की पकड़ आ चुकी है, जो कि अनुभव इतने सालों का चला आ रहा है। और जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, जिस तरह के फोरम्स और जिस तरह की एजुकेशनल बातें आजकल हो रही है, तो आई थिंक निवेशक काफी काफी हद तक परिपक्व हो गया है मार्केट को समझने में। तो देखिए, लार्ज कैप में दो तीन चीजें हो रही है। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात कि लार्ज कैप जो फंड्स हैं वो काफी हद तक इंडेक्स के रिटर्न ही दे पा रहे हैं, उन्हें इंडेक्स हगिंग परफॉर्मेंस ही आ रही है वहां से। और एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क्स के बराबर का रिटर्न दे रहे हैं, बेंचमार्क्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन अ ब्रॉड बेसिस बोल रहा हूं मैं एक। तो यहाँ पर काफी हद तक निवेशकों का रुझान वहां से थोड़ा सा कम हो गया है। और इसके चलते जो पैसिव स्ट्रेटेजीज हैं, इंडेक्स फंड्स की जो स्ट्रेटेजीज हैं, निवेशक काफी वहां पर भी मुड़ गए हैं। दूसरी बात जो मुझे लगती है स्वाति, वो ये कि लार्ज कैप कैटेगरी का जो रेस्ट्रिक्शन आया था सेबी की तरफ से कि टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश कर सकते हैं। और लार्ज कैप जो स्कीम्स हैं उसका एयूएम आप अगर देखें तो 30-40 हजार करोड़ के आसपास का एयूएम है आजकल सारी लार्ज कैप स्कीम्स का। और उन्हें अगर 100 स्टॉक्स में से स्टॉक्स का चुनाव करना है तो वो अमूमन 60 से 70-80 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। तो उनके पास में ज्यादा लैटिट्यूड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस कर पाए, बहुत ज्यादा कुछ खेल पाए, तो वो एक आउट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात जो हेमंत जी ने भी बोली कि यहाँ पर मिड और स्मॉल कैप में अगर देखेंगे आप स्वाति, तो बहुत टाइम के बाद में एक जबरदस्त मोमेंटम और रैली आया है। और इसका काफी बड़ा कारण था कि वैल्यूएशंस जो हैं वो मिड और स्मॉल कैप के बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप से आज कंपेयर करें तो निफ्टी इंडेक्स जो है उसका वैल्यूएशन कुछ 21 टाइम्स चल रहा है, कुछ फॉरवर्ड मल्टीपल 21 से 22 टाइम के आसपास। और आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखें तो उसका मल्टीपल उससे कम चल रहा है, वो 20 के आसपास का है। और जबकि स्मॉल कैप हिस्टोरिकली हमेशा लार्ज कैप के वैल्यूएशन के कंपेयर में बहुत ज्यादा प्रीमियम कमांड करता है। इवन मिड कैप इंडेक्स भी कुछ 26 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है। तो ये जो अर्निंग्स मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन है, वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में। और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश हो रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारी विकास की दर ऑलरेडी 6.5 पे है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं, हम दुनिया की तीसरी बड़ी जीडीपी के लिहाज से इकोनॉमी बनने जा रहे हैं अगले 1-2 साल में। आज हम 5वें नंबर पर हैं। तो वो जो जो सारे पैरामीटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आई थिंक भारत के लिए एक अच्छा मिश्रण बनकर उभर रहे हैं। और इसमें जो छोटी कंपनीज हैं, जो मिड और स्मॉल क्षेत्र की कंपनीज हैं, वो उठकर बाहर आ रही हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, जो डिफेंस की कंपनीज हैं, जो थोड़े छोटे पीएसयूज थे जो अब तक छुपे हुए थे, उनका काफी रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो इसके लिहाज से इन सेक्टरों में काफी खरीदारी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आई थिंक तजुर्बेकार निवेशक जो है वो धीरे धीरे अपना एलोकेशंस यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये पूरी तरह से देखने में आ रहा है। पर जो एक पर्पस है हेमंत जी लार्ज कैप फंड का, क्योंकि हर एक कैटेगरी का एक पोर्टफोलियो में अपनी एक जगह होती है। हम जब कोर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो लार्ज कैप उसका एक बहुत अभिन्न अंग है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है एक लार्ज कैप फंड का होना किसी भी पोर्टफोलियो में। उसको बदला तो नहीं जा सकता। तो आज के टाइम पे एलोकेशन कैसा है, क्योंकि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी किसी का पोर्टफोलियो हो जाएगा तो बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो हो गया वो। तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव एसेट क्लास है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, यूजुअली कोई भी इन्वेस्टर है, स्पेशली अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग होता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बायस जरूरी है।
उसमें कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता कि लार्ज कैप के लिए बायस होना चाहिए पोर्टफोलियो में, बट कितना बायस, आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आई थिंक जैसे मोहित ने भी कहा कि अगर आप देखें इधर लार्ज कैप तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है मे बी पैसिवली मैनेज फंड की तरफ, बट जहां तक एलोकेशन का जो सवाल है लार्ज कैप में, वो डेफिनेटली एक एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर आप एक एग्रेसिव एसेट क्लास में अगर पोर्टफोलियो में थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वहां पे लार्ज कैप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट में इस तरह का मूव है, कोई ऐसे पीरियड्स भी हमने देखे हैं पास में, बहुत ही नैरो मार्केट होता है तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज्यादा अपना जो एक्सपोजर है वो कम करना है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड से करो या डायरेक्टली करो, आपका इंटेंट होना चाहिए कि जो सेगमेंट जहाँ पे आपको आगे जाके पोटेंशियल दिख रहा है, उसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि इम्पोर्टेंट है उसको भी आप रीबैलेंस करें। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए पहले अगर आप मिड कैप में 10-15% थे, अगर आपने 5 या 10% बढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिड कैप जो कंपनीज़ हैं, वो भी बहुत ही क्वालिटी कंपनीज़ हैं। एक एक ज़माने में कंसर्न हुआ करता है लिक्विडिटी का। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं 150 कंपनियों की, उसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है, और हम दोनों सेगमेंट की अगर हम बात करें, चाहे वो मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, इसलिए भी हम कह रहे हैं कि थोड़ा-सा आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि उसमें जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है या जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो एंसिलरी देख लीजिए, स्पेशलिटी केमिकल देख लीजिए, या जो कंपनीज पीएलआई का जो बेनिफिशियरी है, वो काफी सारी कंपनी जो है वो मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में है। आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप 10-15% भी अगर आप शिफ्ट करते हैं, तो उससे आपके पोर्टफोलियो को जिस तरह का मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिलता है, और जो इमर्जिंग सिनेरियो है उसका फायदा उठा पाए। मनी गुरु में आज चर्चा हो रही है हेमंत रुस्तगी और मोहित गांग से। मोहित, कुछ समय पहले आपने बताया कि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, मतलब ज्यादा फर्क हमने रिटर्न में पिछले कुछ समय देखा नहीं, पिछले कुछ समय में नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर हम फ्लेक्सी कैप के कॉम्पोजिशन को भी समझे, उसमें जो डेटा आपने हमें प्रोवाइड किया, उसमें हमने ये भी देखा है कि ज्यादातर जो फंड्स हैं, जो मेन स्ट्रीम फंड्स हैं, उसमें लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो कुछ ज्यादा है। कैसे समझे इसे? जी स्वाति, तो देखिए कुछ जो कारण मैं आपको बता रहा था कि लार्ज कैप कैटेगरी में इतना निवेश क्यों नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक्टिव की बजाय निवेशक जो है वो लार्ज कैप में पैसिव को प्रेफर कर रहे हैं और वो इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। और डेटा पूरी हद से पूरी तरह से उससे सहमत है कि आप देखें अगर लास्ट एक साल में जो निवेश इंडेक्स फंड्स में आया है वो बहुत जबरदस्त है। कुछ 67% वहां पर फोलियोज का इंक्रीज हुआ है इंडेक्स फंड्स में। दूसरी बात जो आपने बोली कि अगर किसी निवेशक को एक्टिव लार्ज कैप में पार्टिसिपेशन अगर चाहिए ही पोर्टफोलियो के तहत, और वो होना भी चाहिए जैसा हेमंत जी ने भी बोला, तो उसमें मेरा ये मानना है कि आपको एक्टिव लार्ज कैप फंड की बजाय एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है स्वाति कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनका ईएम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इतना बड़ा ईएम होने के बाद उनका जो कंपोजिशन है फ्लेक्सी कैप में, फंड मैनेजर के पास में पूरी तरह से छूट रहती है कि वो कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जा सकता है, बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पर अमूमन सारे ही फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप का जो प्रतिशत है वो 50 से लेकर 80% के बीच में रख रखा है, और बहुत ही छोटा एलोकेशन जो है वो मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो ना के बराबर है। सारे ही फ्लेक्सी कैप आप उठा के देख लीजिए मार्केट में, शायद 2 से 5% आपको स्मॉल कैप मिलेगा, मिड कैप आपको कुछ 5 से 15% के बीच में मिलेगा, और लार्ज कैप आपको 55 से 80% के बीच में मिल जाएगा। तो एक तरह से जितनी भी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स है मार्केट में वो सब लार्ज कैप के जैसे ही बिहेव कर रही हैं, लार्ज कैप के जैसा ही उनका एलोकेशन है। लार्ज कैप फंड भी 80% लार्ज कैप में डाल रहा होता है, और यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड भी 70-75 60-65% लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी के एवरेज परफॉर्मेंस से 1 या 2% ज्यादा चल रहा है ईयर ऑन ईयर। और ये पूरी तरह से दर्शाता है कि किसी को अगर लार्ज कैप का चाहिए पोर्टफोलियो में एलोकेशन, तो उसे लार्ज कैप की बजाय या तो फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए या फिर पैसिव लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। और इस बात से हम पूरी तरह से मेरी राय में यही ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है आज की तारीख में लार्ज कैप एलोकेशन बनाने। क्योंकि हेमंत जी आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, तो क्या हम एक एसेट एलोकेशन आपसे समझ सकते हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एसेट एलोकेशन कैसा रहना चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन आप
एक रिस्क प्रोफाइल और एक पोर्टफोलियो किसी निवेशक के उसके लक्ष्य के हिसाब से आप डिसाइड करें, ऐसा कहना चाहेंगे। पर क्या एक मॉडल या एक थंब रूल हो सकता है एलोकेशन का? देखिए स्वाति, इन्वेस्टमेंट के हर एस्पेक्ट के लिए थंब रूल्स है, बट थंब रूल का इशू यही है कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को कंसीडर नहीं करते, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसको कंसीडर नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जनरली देखें, कोई नए निवेशक हैं या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस निवेशक नहीं है, या ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको लार्ज कैप के लिए बायस करना चाहिए। मे बी अराउंड 60% आप लार्ज कैप में रखेंगे, और जो बाकी पैसा जो है वो मिड कैप, और मिड उसमें भी सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो मिड कैप में जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है वो स्मॉल कैप में जाएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप इक्विटी के अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं आगे जाके, इस एलोकेशन को आप अपने गोल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप मान लीजिए किसी लंबे लॉन्ग टर्म के गोल, जैसे रिटायरमेंट है, 20-25 साल दूर है, तब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो एलोकेशन मिड और स्मॉल में ज्यादा हो सकता है। हमें ये मालूम है कि दोनों सेगमेंट जो है लार्ज कैप के मुकाबले में ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन ये भी बात सही है कि उनमें जो कंपनीज हैं, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो लार्ज कैप से कहीं ज्यादा है। और उसमें अगर आप देखें, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जहाँ पे काफी अच्छा हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंड मैनेजर ने प्रूव किया है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो उस केसेस में अगर आप यंग हैं, आपका एलोकेशन ज्यादा हो सकता है। बट ब्रॉडली जैसा मैंने कहा कि आप बायस अगर आपको रखना है तो 60% आप लार्ज कैप में रखें और बाकी मिड और स्मॉल में रखें। अब वो कैसे करना है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी कभी आपके लिए वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें रीबैलेंसिंग करना है, आपको पता नहीं कि कौन सा फंड में किस तरीके से जाए। तो फिर वहां पे मुझे लगता है मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो भी एक काफी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि उसमें ये कंडीशन है कि तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में 25-25% इन्वेस्ट करना, बाकी 25 जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे। तो तरीके अलग हो सकते हैं, बट ब्रॉडली उतनी एलोकेशन आपको रखनी है। और जैसे हमने पहले रीबैलेंसिंग की भी बात की, जब तक आपका एलोकेशन एटलीस्ट 10 से 15% नहीं चेंज होता है, तब तक आप रीबैलेंसिंग को थोड़े टाइम आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत ओके, और आपका आखिरी जवाब मोहित, मुनाफे की कैटेगरी कौन सी हो सकती है? क्योंकि हम 3 कैटेगरीज की यहाँ पर बात कर सकते हैं, कर रहे हैं। स्वाति देखिए, मुझे लगता है कि आपको सारी ही कैटेगरी का एक अच्छा मिश्रण होना पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक लार्ज कैप का सवाल है, मैं हेमंत जी के साथ में पूरी तरह से क्या बोलता हूँ, सहमत हूँ कि लार्ज कैप का एलोकेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट मुझे लगता है लार्ज कैप की जगह इन्वेस्टर्स को एक पैसिव इंडेक्स फंड में जाना चाहिए या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को बढ़ा देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और जहाँ तक मिड और स्मॉल कैप का सवाल है, ये एलोकेशन डेफिनेटली होना चाहिए। थोड़े निवेश की अवधि लंबी होनी चाहिए। ये बहुत ही वोलेटाइल कैटेगरीज हैं, हाई रिस्क कैटेगरीज हैं। यहाँ पर निवेशक को पूरी तरह से सोच समझकर अपने रिस्क की अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से अपने रिस्क को समझ कर ही इन कैटेगरीज में निवेश करना चाहिए। और जहां पर लग रहा है कि आप इन कैटेगरीज में स्टैंड अलोन रिस्क नहीं लेना चाहते, वहां आप मल्टी कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट अब समय आ गया है कि सभी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा सा एलोकेशन लार्ज, स्मॉल या मल्टी कैप कैटेगरी को जरूर देना चाहिए। अपने लंबे अवधि के जो गोल्स हैं वो आसानी से आप पूरा कर पाएंगे अगर इन कैटेगरीज को आप अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे मोहित और हेमंत जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।